आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 3.3 को। और इस प्रश्नावली में टोटल के टोटल सवाल विलोपन विधि से हल होने वाली है। ठीक है, आपको बस सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना है कि हम विलोपन विधि को किस तरीके से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को किस तरीके से हल करेंगे। नहीं तो एग्जाम हॉल में होगा क्या कि विलोपन से दिया रहेगा प्रतिस्थापन करके आ जाएंगे, प्रतिस्थापन दिया रहेगा विलोपन से करके आ जाएंगे। तो ये मैं विलोपन विधि का सबसे एक आसान सा एग्जाम्पल में यहाँ पे हल करता हूँ, एक आसान सा कंसेप्ट आपको हल करता हूँ। इसके बाद जितने भी सारे सवाल होंगे जैसे जैसे हम हल करेंगे आपको ये विलोपन विधि सबसे आसान लगने लगेगी। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको विलोपन विधि बताता हूं कि विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोपन विधि कहते किसको है। देखिए विलोपन विधि में हमारे पास क्या होना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए और इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दोनों समीकरण को लिख देता हूं, अपने से मैं एक सबसे आसान समीकरण लिख देता हूं, मैं यहाँ पे दो समीकरण लिख देता हूं। ठीक है, ये समीकरण मैंने ले लिया 2x + 3y बराबर मैंने ले लिया 8 और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक और समीकरण हम ले लेते हैं 4x - y बराबर हम ले लेते हैं 2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं, किसी दो समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे या इसको घटाएंगे ताकि एक चर का गुणांक समान हो जाए। हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में, सबसे नंबर 1 पॉइंट यदि है तो एक चर का गुणांक समान करते हैं, यहाँ पे स्टार बना लेना। आपको मेरे भाई सिर्फ एक काम करना है, आपका पूरा का पूरा विलोपन विधि सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि x वाले मान को बराबर कर देना है या तो y वाले के मान को बराबर कर देना है। देखो यहाँ पे x का किसका गुणा हुआ है, 2 का, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 4 है। तो क्या दोनों आपस में बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे y में किसका गुणा हुआ है, 3 का, यहाँ y में किसका गुणा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 का। तो क्या ये y का गुणांक बराबर है, नहीं है। तो हम किसी एक गुणांक को हम बराबर करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा सबसे आसानी तरीके से। देखना हम इसमें क्या करेंगे, इस दूसरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12, 3 एक कम 3, तो यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा और हमारा समीकरण आसानी से हल हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे पहले समीकरण को लिख देता हूं 2x + 3y बराबर 8, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। मैं इसी को यहाँ पे लिखा हूं। देखो 3 चौके कितना होता है, 12x - 3 का गुणा y में होगा तो 3y बराबर 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये जो विधि हम हल करेंगे ना, ये हमारा विलोपन विधि है। ठीक है, देखो एक वैल्यू अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर ये जो चिन्ह होते हैं ये बदल जाते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जोड़ेंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो बोल दोगे भैया मेरे पास आ जाएगा 14x। 3 में से 3 जोड़ोगे, घटा दोगे, प्लस और एक माइनस है, ये वैल्यू कट जाएगी। और 8 में 6 जोड़ दोगे तो बोलोगे भैया 14 आएगा। देखो x बराबर, ये 14 से 14 कट गया और x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, इस x का मान यहाँ पे लिख देना। आप लोग एकदम प्यार से लिखना कि x का मान हम अब किसी भी समीकरण में रखेंगे, x का मान रख देंगे तो मुझे y का मान मिल जाएगा। आप x का मान यहाँ रख दो, आप x का मान यहाँ रख दो, आप x का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी आप रखो पूरे समीकरण में आपको y का मान मिल जाएगा। तो हम क्यों ना करें सबसे आसान तरीके में समीकरण 1 में रखने पर, हम क्यों ना लिखे आसान से समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या इस x को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणे x की जगह पे हम कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 2 एकम कितना होता है, 2, 2 को उधर लेके जाओ तो भैया हो जाएगा 3y बराबर 8 - 2। ठीक है, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो देखो 3y बराबर हो जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 होगा, 3 से काट दोगे तो 3 दूना के 6, यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस विधि से हम समीकरण में x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो देखो मैंने आपको बताया है कि विलोपन विधि क्या होती है, इस पॉइंट को सबसे ध्यान से रखना, इसे नोट कर लेना। आपके पास एक पेन और कॉपी होनी चाहिए और आपको साथ ही साथ मैं नोट्स भी बनवाते हुए साथ ही चलूंगा सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी सवालें होंगी, इस चैप्टर में जैसी भी जितनी भी सवालें होंगी, सारी विधियों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इस विधि से हम लोग हल करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए
ठीक है। देखिए आपको ऊपर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और आप ये भी बताइए कि कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है, यानी कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि अच्छी है। तो मेरे पास क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसे विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हमने प्रश्नावली 3.2 में हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी है, लेकिन जो ये पहली सवाल है ना, इस पहली सवाल को मैं पूरी बेसिक से बताऊंगा। इसे मैं यहाँ पे विलोपन से बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ, लेकिन आगे की जितनी भी सवालें हैं वो सारी की सारी मैं आपको विलोपन से ही बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। देखो ये विलोपन विधि से हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसे विलोपन विधि। ठीक है, ऐसे आप लिख देना विलोपन विधि। ठीक है, ऐसे आप लिख देना विलोपन विधि से हल करने पर, ऐसे आप लिख देना हल भी। ठीक है, देखो मेरी बातें ध्यान से। मेरे पास जो x का गुणांक है वो 1 है, y का गुणांक भी 1 है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। तो मुझे कोई ना कोई तो मान बराबर करना होगा, तभी ये हमारा विलोपन विधि से हल होगा। या तो मैं x का मान 2 रख दूं या तो y का मान 3 रख दूं। तो मैं ऐसा करता हूं ना कि इस y के मान को 3 बनाने के लिए मैं सब में किसका गुणा कर दूंगा, 3 का गुणा कर दूंगा। आप यहां पे लिख देना, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो मेरी बातें ध्यान से समझना, आप ऐसे लिख देना समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, आपको जो जो काम करना है उसको आपको लिखते जाना है। ठीक है, गुणा करने पर आप देखो 3 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा x में होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x। 3 का गुणा y में करोगे तो ये हो जाएगी 3y बराबर 3 का गुणा 5 में करोगे तो 3 5 15 होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। मैं इस समीकरण नंबर 2 को डायरेक्ट लिख देता हूं 2x माइनस 3y बराबर का मैंने लिख दिया 4 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों का हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ऐसा मैं इसलिए किया हूं, देखो y के मान को मैं इसलिए बराबर किया हूं क्योंकि यहां पे यदि घटाने पर होता तो ये चिन्ह पूरे बदल जाते और इस चिन्हों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए मैं सबसे आसान बनाने के लिए मैं y के कोफिशिएंट को यानी y के गुणांक को मैंने बराबर कर दिया है। अब मैं जोड़ूंगा तो 3 में 2 जोड़ दूंगा तो बोलोगे आप लोग भैया 3 2 कितना होता है, 5x होता है। देखो 3 में 3 को घटाऊंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और 15 में 4 जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 19 बटा के 5 हो जाएगा। ठीक है, x का मान जो हमारे पास निकलेगा वो 19 बटा के 5 आएगा। ठीक है, अब देखो इस x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो ऐसा आप लिखेंगे कि x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह मैं 19 बटा के 5 रख देता हूं, तो 19 बटा के 5 प्लस वाई बराबर 5। तो ये y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बटा के 5। ठीक है, तो ये 50 कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25, 25 में से 19 घटा दोगे तो आपके पास जो y का मान निकल के आएगा, 25 में से 19 घटा दोगे तो ये निकल के आएगा 6 बटा के 5। तो जो y का मान निकला है वो कितना निकला है, 6 बटा के 5 निकला है। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो 5 का गुणा 5 में करोगे 25, 25 में से 19 घटाओगे 6 बटा के 5 आएगा। x का मान हमारे पास कितना आया, 19 बटा के 5 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः इसे, एक प्यारा सा चीज आपको लिखना होगा हर बार कि अतः इस समीकरण का, अतः इस समीकरण का रैखिक युग्म, इस समीकरण का हल, इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर कितना है, x बराबर है 19 बटा के 5 और जो y बराबर है वो है 6 बटा के 5। और ये मैं किस विधि से हल किया हूं, ये मैं विलोपन विधि से हल किया हूं। किस विधि से हल किया हूं भैया, विलोपन विधि से हल किया हूं। इसी क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं। तो आप यहाँ पे ऐसे सारे लोग लिख देना भैया प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आपको दोनों विधियों से हल करनी है। ठीक है, आपको अपने फेयर पे दोनों विधियों से हल करनी है। आपको एग्जाम वाला पूछेगा कि भैया आपको इस विधि से हल करनी है, तो आपको एग्जाम में उसी विधि से हल करनी है। ठीक है, आपको इसे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। मैं दोनों समीकरण को एक बार फिर से लिख देता हूं, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5 और ये 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है।
इन दोनों समीकरण में छोटा कौन सा है, तो ऊपर वाला छोटा दिख रहा है, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो ये y उधर चला जाएगा और 5 माइनस वाई हो जाएगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसको लेंगे और x बराबर ये y को उधर भेज देंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान जिस समीकरण से लिए हैं उसमें नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे वाले में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में ऐसे लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो 2 x का मान कितना हम रखेंगे, x का मान हम रखेंगे 5 माइनस वाई, तो यहां पे हम रखेंगे 5 माइनस वाई, ठीक है। माइनस का 3y बराबर 4, इस वैल्यू को हम रख देंगे तो 2 5 कितना होता है, आप लोग बोल दोगे 10 होगा। 2 का गुणा y में करेंगे तो कितना होगा, 2y होगा। और ये माइनस का हमारे पास 3y है बराबर कितना हो गया, 4। तो 2 और 3 देखो माइनस माइनस हमेशा जोड़ते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 5y। और ये 10 प्लस में है, इधर हम लेके जाएंगे तो 4 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 5y बराबर, देखो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। 10 बड़ा है कि 4 बड़ा, तो 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये दोनों तरफ यदि माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो जो y का मान होगा वो कितना होगा, 6/5 होगा। जो मेरे पास y का मान आएगा वो कितना होगा, 6/5 आएगा, ठीक है। जो मेरे पास y का मान आएगा वो कितना होगा, 6/5 आएगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मैं देखो यहाँ पे x का मान निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस y के मान को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इस y के मान को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे लिख देना y का मान रखने पर, ये देखो अलग है, ऐसे आप इसको अलग बना देना। y का मान रखने पर या लिख देना समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान हम यहाँ पे रखेंगे x बराबर 5 माइनस y की जगह हम कितना रखेंगे, 6/5। तो सेम वही वैल्यू आएगी कि नहीं, 50 25 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 19/5। तो देखो क्या मेरे आंसर वही है कि नहीं, यहाँ भी x का मान 19/5, यहाँ भी x का मान 19/5, यहाँ भी y का मान 6/5, यहाँ भी y का मान 6/5, और जो ये मान लिखा हूं सेम मान हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये हो गया हमारा प्यारा प्यारा सा एक आंसर, प्यारा प्यारा सा हमारा एक आंसर हो गया, यहाँ पे आपको दोनों तरफ दिख गया, ठीक है। और इसका पूरा नोट्स में बनाया हूं, लिंक पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री है आपके लिए। बस आपको पढ़ाई करनी है मन से, लेकिन प्रयास करना कि जो नोट्स है वो आप खुद से बनाना, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको विलोपन विधि आपको बताया, आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से आपको मैं बताया हूं। अब इसके बाद की जितनी भी सवाल होगी मैं आपको विलोपन विधि से बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। अगली सवाल देखिए मैं यहाँ पे दूसरी सवाल भी लिखा हूं, मैं आपको यहाँ पे तीसरी सवाल लिखा हूं। आपको ये जो दूसरी सवाल दिख रही है ना, आप जितने भी सारे लोग देख रहे हो, ये 2025 के बहुविकल्पी में पूछा गया था। सोचो 1 नंबर वाले में सवाल ऐसे पूछी जाती है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस सवाल को पूछा गया था। ये 2025 का लेटेस्ट एग्जाम में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम था उसमें आपको यह पूछा गया था, ठीक है। इसको विलोपन विधि से हल करना था, और आप जितने भी सारे लोग यदि इस नियम को जानते थे वो इसको करके आए और वहां पे 1 नंबर अपना बढ़ा लिए। जो लोग नहीं जानते थे वो इसको नहीं कर पाए, ठीक है, ध्यान देना। तो आपको ये जो दूसरा वाला है ना, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये मैं आपको बोला हूं कि जो सबसे आसान सवाल होंगे मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। जो थोड़ा सा भी लगेगा कि आपको कठिन है, थोड़ा सा भी लगेगा, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। इस समीकरण में आप क्या करना, 2 से गुणा करना और आपका ये समीकरण हल हो जाएगा, ये दोनों हल हो जाएंगे। मैं आपको ये तीसरी वाली सवाल बता रहा हूं, इस तीसरी को हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो ऐसे हल लिखना, ठीक है। मैं तीसरा का हल बता रहा हूं, ठीक है, तीसरा का हल बता रहा हूं, ऐसे लिखना विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है, ऐसे लिख देना आप लोग विलोपन विधि से जब आपको हल करना हो। अब मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 3x माइनस 5y, इस -4 को उधर भेज दूंगा तो +4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9x, इस 2y को इधर ले आएंगे तो -2y हो जाएगा, बराबर का हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। ना तो हमारे पास x का मान बराबर है, ना तो हमारे पास y का मान बराबर है। तो क्यों ना मैं करूं कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में यदि मैं 3 का गुणा कर देता हूं, यहाँ पे मेरी बातें ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूंगा तो 3 तिली के कितना हो जाएगा, 9,
और यहां भी कितना है 9, 9 9 बराबर होंगे तो इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे आप सारे लोग लिखना मेरे संग, समीकरण 1 में, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो जब आप 3 से गुणा कर दोगे तो 3 3 के 9x, 3 5 15y, 3 5 15y बराबर 3 चौके कितना होगा 12 होगा। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो मेरे भाई ये समीकरण नंबर 2 है, 9x माइनस 2y बराबर ये हो गया 7, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको एक ही चीज ध्यान से देखनी है, हम हर समय जोड़ते लिख रहे थे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हम तभी करते हैं, यहाँ पे ऐसे स्टार बना लेना। ठीक है, ये पहला घटाने पर है, इसलिए आपको ये समझ में आएगा कि कैसे घटाया जाता है। जब दोनों चिन्ह समान हो ना, यदि यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो, या यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, तब हम लिखते हैं घटाने पर। अगर घटाने पर लिख दिया जाए तो ये जो प्लस है इसे हम माइनस लिख देते हैं, ये जो माइनस है ये प्लस लिख देते हैं, ये जो प्लस है ना यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ये प्लस माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं होती है, ये माइनस प्लस प्लस का अब मान होता है। इसका मान नहीं होगा बल्कि इसका मान होगा। यही घटाने का नियम है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये क्यों हुआ है ऐसा, मैं आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ। दायां दाएं के संग घटेगा, बायां बाएं के संग घटेगा। अब देखना मेरी बातें ध्यान समझना। 9x माइनस 15y, इसको घटाया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 9x माइनस 2y है, 9x माइनस 2y है। आप इसको घटाओ, 9x माइनस 15y, देखो ये माइनस का 9x है ना, माइनस का 9x होगा, इस माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। तो 9 से 9 कट गया, 15 और 2 कितना हो गया, 15 माइनस है 2 प्लस में है, इसलिए 15 और 2 मिलकर कितना बन जाएंगे, माइनस का 13y हो जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है कि देखो ये माइनस, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। अरे प्लस का माइनस हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन हम यहां पे करते हैं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, देखना मेरी बातों को। तो आपको सिर्फ एक ही चीज जाननी है कि घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है। ऊपर वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता है चिन्ह का, नीचे वाले चिन्हों का वैल्यू होता है। देखो एक मान प्लस में एक मान माइनस में वैल्यू कट गई। 15 में से देखो एक मान माइनस एक प्लस, माइनस प्लस हमेशा घटते हैं। 15 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 13y हो जाएगा, और 12 में से 7 को घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 बटा के 13। y बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 बटा के 13, वो भी माइनस में। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम यहां पे रख देते हैं, यह है 3x प्लस, प्लस नहीं माइनस है 5। इस y की जगह हम किसका मान रखेंगे, माइनस 5 बटा के 13। तो यहां पे हम रखेंगे माइनस 5 बटा के 13 बराबर, बराबर कितना है 4 है। ठीक है, हल कर देते हैं। 3x, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो मेरे दोस्त माइनस माइनस प्लस होते हैं गुणा में, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 बटा के 13 बराबर हमारे पास हो जाएंगे 4। तो 3x बराबर 4 माइनस ये 25 बटा के 13 इधर जाएंगे तो माइनस 25 बटा के 13 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 13 चौके 52, और 52 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, 27 बटा के 13 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो 3 9 27, x का मान आ जाएगा हमारे पास 9 बटा के 13। ठीक है, तो क्या मेरे पास ये वैल्यू x की आई है, और क्या ये मेरे पास वैल्यू y की आई है। जो मेरे पास x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू आई है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक प्यारा सा चीज लिखेंगे कि अतः हमारे रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल, युग्म का हल कितना है, x बराबर 9 बटा 13 है, x बराबर 9 बटा 13 और y बराबर माइनस 5 बटा के 13 है। ठीक है, देखो मैंने आपको ये सवाल में आपको एक चीज सिखाया हूं कि इसको तो मैं विलोपन विधि से हल किया ही हूं, आपको मैं यहाँ पे सिखाया हूं कि कैसे घटाया जाता है। अगर आपको घटाया जाता है तो प्लस का चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह है, माइनस की जगह प्लस का, प्लस की जगह माइनस चिन्ह हो जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना दिया हूँ। आप यहाँ पे 3 स्टार बना देना, ठीक है। आप यहाँ पे 3 स्टार बना देना और इसके मान को आप रख दोगे तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी पहले की तीसरी सवाल, ठीक है। ये दूसरी मैं आपको होमवर्क में दिया हूँ, ये 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसमें 2 का जैसे ही गुणा करोगे ना तो ये 4 आपस में कट जाएंगे। तो ये मैं दूसरी सवाल है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे चौथी सवाल दिख रही है। इस चौथी सवाल में देखिए आपको दिया है कि x बटा के 2, 2y बटा के 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा के 3 बराबर 3। देखो जब आपको नोट्स दिया जाएगा ना, जब जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, डिस्क्रिप्शन में जो आपको नोट्स मिलेगा ना, उस नोट्स में आपको एक तरफ विलोपन विधि भी हल किया गया होगा, एक तरफ प्रतिस्थापन विधि भी हल किया गया होगा। तो सबसे पहले आप इसे खुद से प्रयास करना लगाने की, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियां। आपको जहां भी डाउट होगा तब आप जाके उस नोट्स पे क्लिक करिएगा, उस नोट्स को देखिएगा, ठीक है। पहले आपको प्रयास करनी है गणित लगाने की, ठीक। ध्यान से देखना। देखो ऐसी सवालें आती है ना तो इसे हमें समीकरण के रूप में लिखना होता है। एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बटा के 4 है प्लस 4 बटा के 7 है, इस समीकरण को आप डायरेक्ट हल करो बिना लसा लिए, तो आप क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे। 7 तिली के 21 और 4 चौके कितना होता है 16 बटा के 7 चौके कितना होता है 28। आप यही काम करोगे ना तो 16 21 कितना हो जाएगा 37 बटा के 28। मेरी बातें समझ में आ रही है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, नीचे का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा अलजेब्रा में भी उपयोग होता है। तो ये सेम नियम हम यहाँ पे करेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस, ऐसे हम ये लिख देंगे हल, ठीक है। 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 2 का गुणा 2 दूना के कितना हो जाएगा 4y बटा के 3 दूना के कितना होता है 6 बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस 6 भागा में उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम कितना हो जाएगा -6। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। सेम यही कंडीशन हम यहाँ करेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बटा के ये कितना हो गया 3, और इधर भी कितना है भैया हमारे पास 3। ऐसे हम गुणा किए हैं, ठीक है। 3 का गुणा x में किए हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। देखो ये 3 भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे हो गया, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे हो गया। क्या आपको कोई मान दिख रहा है कि बराबर है? यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है यानी x का गुणांक है 3 है, यहाँ भी x का गुणांक 3 है, यानी ये सवाल बिना संतुलित किए लग सकती है। कैसे, ध्यान देना। हम दोनों समीकरण को एक साथ लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। आपको प्यारा लगेगा समीकरण 1 और 2 से। देखना, ये मैं लिख दिया हूं 3x प्लस 4y बराबर -6। इस वैल्यू को हम लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर हम 9 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों वैल्यू प्लस में है ना, तो मैं जब भी बोला हूं कि दोनों वैल्यू यदि समान हो तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे भैया? घटाने पर। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये मन कट जाएगा, 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5y हो जाएगा बराबर। देखो 9 और 6 टोटल कितना हो जाएंगे भैया? 9 और 6 टोटल कितना हो जाएंगे? -15। 5 से काट दो, 5 3 15, तो y का मान जो हमारे पास निकल के आ गया -3, ठीक है। y का मान जो हमारे पास निकल के आया वो है -3। इस y का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो ऐसे आप लिखना y का मान समीकरण नंबर जो सबसे आसान लगे, जो सबसे यहां पे रख देंगे। देखना y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हम यहाँ पे y का मान रख देते हैं 3x माइनस y का मान हमारे पास कितना है -3 है, तो -3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 3x बराबर, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो +3 बराबर 9, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6। 3 जाके उधर ले जाके घटा दोगे तो 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा। 3 दूना के कितना होता है 6, यानी x का मान कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है।
तो हमारे पास जो आएगा वो x और y का राइट आंसर कितना होगा, 3 और 2 होगा। तो आपको एक प्यारा सा चीज लिखना है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल 2 और -3 है। ये 2 किसको प्रदर्शित करेगा, x को, ये -3 किसको प्रदर्शित करेगा, y को। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे भैया नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई है, हमने यहाँ तक आपको सिखाया है कि विलोपन विधि कैसे आप हल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि कभी भी भिन्न में रहता है तो उसे हम कैसे हल करते हैं, और कभी भी ये इक्वेशन होता है तो इसे हम कैसे हल करते हैं। हमने ये आपको टिप्स बताया है और ये हमने आपको तरीका बताया है, और इस तरीके से हमने घटाने पर हमने इस कॉन्सेप्ट को हल किया है, और ये विलोपन विधि से हमने, मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको हमने हल किया है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्नावली 3.3 की पहले की मैंने पूरी सवाल आपको बता दी है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 की दूसरी सवाल की ओर। ठीक है, देखिए आपको, देखिए उस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि किसी भिन्न के अंश में यदि 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1 में बदल जाता है। यदि इसी भिन्न के हर में 1 घटा दिया जाए, यदि इस भिन्न के हर में 1 घटा दिया जाए तो हमारे पास उस भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी अंश और हर की बातें देना, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात दे, तो वो सवाल हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान बन जाती है। ऐसे सवाल को भाई अगर कोई छोड़ के आता है ना तो भाई वो अच्छा नहीं है। ठीक है, देखना मेरी बातों को। देखो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताता हूँ कि आपको पूरी चीजें समझ में आए। ठीक है, मैं आपको शुरू से ही मैं आपको बोला हूँ कि ये बैच की तरह मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से एक बैच पढ़ाया जाता है उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो भिन्न में हमेशा 2 चीजें होती हैं। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर कहते हैं। इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। मैं देखो ये बार बार क्यों बताते रहता हूं, हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पहली बार इसमें जुड़ा हो क्लास में, तो उसे भी रिवीजन हो जाएगा, जो नया होगा बच्चा वो सीख लेगा। ये मैं इस तरीके से आपको बताता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में अंश और हर का मान नहीं दिया है तो आप अंश को x मान लोगे, हर को y मान लोगे। ठीक है, तो मैं इसे हल करता हूं। हमसे देखो क्वेश्चन ये कहा है कि यदि किसी अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, उसके हर में 1 घटा दिया जाए तो वो 1 बन जाती है, वो भिन्न कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और हमें दूसरे कथन के अनुसार कहा गया है कि यदि उसी भिन्न के हर में सिर्फ 1 जोड़ा दिया, अंश में नहीं सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, और इसी इक्वेशन को हमें विलोपन विधि से हल करना है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें हल करना है। जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया उसी का ये हल है। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लिखना, ऐसे आप लिखना हल करने पर। ठीक है, ऐसे आप लिख देना हल। ठीक है, माना उस भिन्न का अंश, माना उस भिन्न का जो अंश है, माना उस भिन्न का अंश है वो x है। ठीक है, तथा ऐसे लिख देना, तथा उस भिन्न का हर है वो y है। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमसे प्रश्न ये कहा गया है कि उस भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए तो वो संख्या 1 में बदल जाती है। यदि उस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो वो संख्या 1 हो जाती है। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। इसे हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं। देखो ये भागा में है, यहां पे जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। 1 में किसी भी संख्या का गुना होता है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y-1। ठीक है, y-1 का गुणा 1 में करेंगे तो y-1 होगा। इस y को हम इधर लेके आते हैं तो x - y, इस +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये -1 हमारे पास पहले से ही है, तो हमारे पास x - y का मान कितना आएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ये मेरे पास हो गया मेरे भाई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगली बात ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहा है, अगली मान हमसे ये कहा है, ध्यान से समझना। अगला मान हमसे ये कहा है
कि यदि इसी भिन्न के, ठीक है, दूसरे शर्तानुसार हमसे ये कहा गया है कि यदि इसी भिन्न के, दूसरे शर्तानुसार हमने ये कहा गया कि इसी भिन्न के सिर्फ हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 1/2 हो जाती है। वो संख्या कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का गुणा x में होगा तो 2x होगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा y+1। y का गुणा 1 में करेंगे तो y+1 हो जाएगा, ठीक है। y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो y+1 हो जाएगा। इस y को हम इधर लेके आते हैं तो 2x - y बराबर हमारे पास कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण के इक्वेशन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। देखो, गणित होती है ना, जो गणित होती है उसे एक ही बार में नहीं लगाया जाता है, बल्कि छोटे छोटे चीजों से लगाया जाता है। तो इसको मैं आपको उसी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या कहा है कि मैंने आपको समीकरण बताने की कोशिश की है कि कैसे मैंने इक्वेशन को समीकरण के रूप में तोड़ा है, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट है, लेकिन मैंने इसको कंसेप्ट के तरीके से मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x - y बराबर -2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। मैंने आपको बोला है कि जब दोनों समीकरण समान हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। दोनों चिन्ह समान हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। जो मान प्लस है वो मान माइनस में हो जाएगा, जो मान माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू कट जाएगी बीच वाली? हाँ, देखो 2x में से 1x घटा दोगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा माइनस का x। और 2 में 1 जोड़ोगे, माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए 2 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -3। और ये दोनों माइनस आपस में क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाए, इसलिए x का मान टोटल कितना हमें मिल गया? 3 मिल गया, ठीक है। मेरे दोस्त, इस x का मान आप किसी भी समीकरण में रखोगे आपको y का मान मिल जाएगा। तो देखो, इस x का मान हम यहां पे रखते हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इस x का मान हम यहां पे रख देते हैं। तो x का मान हमारे पास कितना है? 3 है। हम यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो 3 - y बराबर हमारे पास कितना हो गया? -2। तो -y बराबर -2, और ये +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो -y बराबर 2, माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए 3 2 कितना हो जाएगा? -5। और ये माइनस माइनस क्या बना देंगे? प्लस। तो y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो जो हमारे पास भिन्न आएगा ना, जो हमारे पास भिन्न आएगा, उस भिन्न में जो हमारा भिन्न है वो x/y के रूप में है। हमारे पास x का मान कितना आया है? हमारे पास x का मान आया है 3 है, और y का मान हमारे पास कितना आया है? 5 आया है। अब देखो, ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार सटीक बैठ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है, आप क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना। आपको क्वेश्चन ऊपर दिया है कि यदि इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए। 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 4, काट दोगे तो कितना मान हो जाएगा? 1। यानी पहला वाला मान सही निकला। इसके अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया तो मान कितना हो गया? 1 हो गया। दूसरा कंडीशन हमसे ये कहा कि हर में, दूसरा कंडीशन हमसे ये कहा है, आगे पढ़िए, क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो मान 1/2 आता है। हर में 1 जोड़ के देख लो, 3/5 में 1 जोड़ दो 6 हो जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 आ गया। दोनों मान मेरे क्या आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। मतलब ये जो मैंने मान निकाला ये सही है। आप आंसर को चेक कर लेना, ठीक है। का ये पहला सवाल है, ठीक है। ये दूसरा का कौन सा है? पहला सवाल है। ये मैं आपको पूरा बताया हूं, ठीक है। आप इसे एक बार, जिसका छोटा हुआ उसे नोट कर लेना। आपको यहाँ पे दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। देखो, मैं जो क्वेश्चन कहता हूं वो पूछे ही जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं कहता हूं, ये मैं जो क्वेश्चंस बताता हूं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन, मेरी बातें ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ट्रिक बताता हूं। अगर आपको ट्रिक समझ में आता है तो ठीक है, आपको ट्रिक नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा।
पहले यह ट्रिक समझना कि कैसे ध्यान से। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नूरी, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं सोनू, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व मतलब -5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मतलब ये 3 और ये 1 होगा, इसका 3 गुना मतलब ये 1 साल का होगा, तो ये 3 साल का होगा। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 2 गुनी मतलब यदि ये 1 साल का होगा तो ये टोटल कितना होगा, 2 साल का होगा। बस आपको मेरे भाई यही करना है, आपका यहां से पूरा सवाल बन जाएगा। आपको तो पूरा सवाल लगाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोटा तरीका बता रहा हूं कि यदि ये बहुविकल्पी में आया, ये आपको ट्रिक से कभी हल करना हो तो आप इसे हल कर सकते हो। देखना मैं कैसे करता हूं। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं और 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना वो 15 साल का होगा, ठीक है। आपसे कोई कहे कि 5 साल पहले और आज से 10 साल बाद इसके बीच में कितने साल हो जाएंगे, तो टोटल 15 साल होंगे, ठीक है। तो यहां भी 15 साल, यहां भी 15 साल, आप ऐसे लिख देना। अब देखो यहाँ पे गुणा करना, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा दोगे तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ देखो 15 दूना के 30, 15 एकम 15, इसके मल्टीपल में से इसके मल्टीपल को घटा दो तो कितना मान आया, 15। यानी 1 का मान कितना है, 15 है, ठीक है। यानी जो सोनू का मान है वो कितना है, 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी, 15 थी, और जो नूरी की उम्र थी वो 15 तिया 45। अगर ये 15 होगा तो इसका 3 गुना कितना होगा, 45 होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि वर्तमान आयु क्या है, तो ये जो आयु ये 5 साल पहले की है, वर्तमान आयु क्या होगी, 15 में से 5 को और जोड़ दो। अरे ये 5 साल पहले की ना है, तो 15 में 5 जोड़ दोगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी, और इसमें 5 साल जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 50 साल। तो मैंने आपको देखो यहाँ पे छोटा सा आपको ट्रिक बताया, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले आप लिखना ऐसे मेरे संग दूसरा का हल, ठीक है। ऐसे आप लिखना, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु x वर्ष है, ठीक है। सोनू की आयु आप मान लेना y वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात है तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले यो 5 साल का छोटा होगा, ये भी 5 साल का छोटा होगा। हमसे अगर आपसे कोई कहेगा कि भैया आप 5 साल पहले कितना थे तो हम इस साल के 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले क्या हम 40 साल के हो जाएंगे, नहीं। अगर हम 20 साल के हैं तो 5 साल पहले 15 साल के होंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो 5 साल पहले मतलब ये भी 5 साल छोटा होगा, ये भी 5 साल छोटा होगा, तो हम दोनों को लिख देंगे 5 साल पहले, दोनों 5 साल छोटे होंगे। 5 साल पहले हमसे ये कहा गया है कि जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना बड़ा कौन हुआ, ये। लेकिन इक्वेशन को बराबर करने के लिए 3 का गुणा हम इधर करेंगे, तो x - 5 बराबर 3 का गुणा y में कर देंगे तो 3y - 3 5 कितना हो जाएगा, 15। इस 3y को इधर लेके आते हैं तो x - 3y बराबर ये -15, ये -5 को उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 3y बराबर हो जाएगा, -15 में से 5 को घटा दो आप तो ये हो जाएगा -10। इसको आप लिख दो समीकरण नंबर 1। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, यहां पे लिखना 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब ये भी 10 साल का बढ़ेगा, ये भी 10 साल बढ़ेगा, लिख देना x + 10 वर्ष, और ये भी y भी कितना 10 साल बढ़ेगा, सोनू भी 10 साल बढ़ेगा। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 2 गुनी थी, इससे ये 2 गुना था, लेकिन समीकरण को बराबर करने के लिए 2 का गुणा हम यहां पे करेंगे, ठीक है। हल कर देते हैं, x + 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y + 2 दहा में कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा x, ये 2y को इधर लेके आएंगे तो -2y हो जाएगा, बराबर ये 20 है, और ये +10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 10। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया और ये मेरे भाई हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। हम इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल देंगे। ठीक है, हम इन दोनों समीकरण से x और y का मान हम लोग निकाल देंगे। तो आपको ये ट्रिक नोट करनी होगी तो नोट कर लेना, मैं इसी मान को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक, देखो अभी ये आसान है हमारे लिए। हम लिखेंगे x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस का 10 और ये हो गया x माइनस 2y बराबर का 10। देखो दो समान चिन्ह इसलिए घटाने पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। 3 में से 2 मान घटेंगे तो माइनस का 1 मान बचेगा बराबर 10 10 कितना हो गया माइनस का 20। तो y का मान कितना हो जाएगा 20। y मतलब किसकी, सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, यहाँ पे निकाला है मैंने। और नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पे मैंने निकाला। देखो यहाँ पे y का मान आप यहाँ पे किसी भी समीकरण में रख दो लिख देना y का मान कौन सा समीकरण में रख रहे हैं, पहले में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 और y का मान कितना हो गया, y का मान 20 है तो 3 गुणे 20 बराबर हो जाएगा माइनस का 10। देखो x 30 दुना का कितना होगा 60, 60 माइनस में होगा उधर ले जाएंगे तो 60 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, मान घट जाएंगे, जो बड़ा वाला चिन्ह होगा उसी को हम लिख देंगे। तो ये होगा आंसर हमारा 50। ठीक है, 60 में से 10 घटा दोगे 50 है। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिला कि हम इसे ट्रिक से भी कैसे हल कर सकते हैं, इसे हम सॉल्यूशन से भी कैसे हल कर सकते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्लियर एकदम कोई दिक्कत। आपको यहां से एक प्यारा सा चीज लिखना है, अतः सोनू की आयु 20 वर्ष है बेचारे की। ठीक है, और मेरे पास जो नूरी की आयु है 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। ठीक है, तो ये मैंने देखो आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताया हूं, आपको ये भी बताया हूं। आपको एग्जाम में ये वाला करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये वाला करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए मैं प्रश्नावली 3.3 की मैं तीसरी सवाल पढ़ रहा हूं। ठीक है, आपको वहां पे ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। आपको वहां पे दिख रहा है कोई 2 अंक है, उन दोनों अंकों के संख्या का जो जोड़ है ना वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या के यदि 9 गुना जो संख्या आपका जो है ना 2 अंकों की संख्या, उसका जो 9 गुना है उस संख्या के पलटने के बाद 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूं तो इस 25 को मैं कैसे लिखा हूं, इस 25 को मैं ऐसे लिखा हूं ना 2 गुणे 10 प्लस 25 लिखा हूं कि नहीं, अरे 2 गुणे 10 प्लस 5 लिखा हूं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ 2 दहा में 20 प्लस 5 हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि इकाई, इसको कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, इसको हम कहते हैं इकाई अंक, या इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, ऐसे आप याद रखना। इसको कहते हैं दहाई का अंक, इसको हम लोग कहते हैं दहाई का अंक। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिकेड डिजिट। ठीक है, या 100 डिजिट, 100 डिजिट 100 को कहते हैं। आप इसे हिंदी में याद रखना दहाई का अंक। अगर मान लो इस इकाई के अंक को आप x मानते हो और इस दहाई के अंक को इसको आप x मानते हो और इसको वो मानते हो y मानते हो। यदि आप दहाई के अंक को x मानते हो, इकाई के अंक को y मानते हो, मेरी बातें ध्यान समझना। तो इस 2 की जगह हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं कि नहीं, x गुणे 10 प्लस इस 5 की जगह हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, 10x प्लस y। आप इसी बात को याद रखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आपका ये क्वेश्चन सबसे आसान है। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तब बस मेरी बातें को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दोनों अंकों का जो योग है ना, वो दोनों अंकों का जो योग है, इन दोनों अंकों का जो योग है x प्लस वाई का योग है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना, आपको देखो इक्वेशन ये पहला मिल गया, इस संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस वाई का 9 गुना,
10x प्लस वाई का 9 गुना, इस संख्या को पलटने के बाद इस संख्या को आप पलट दो, मतलब जहां x है तहां y रख दो, तो 10y प्लस एक्स इसके 2 गुने के बराबर है। यहां से हम समीकरण नंबर 2 निकाल देंगे और इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। मेरा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना। आप ये मत पूछना भैया आप यहां से कहां से लाए, देखो मैं आपको यहां से ये वाला फार्मूला लाया हूं, आप इसी फार्मूले को आप स्टार बना के लिख देना। कभी भी 2 अंकों की संख्या बोले तो 10x प्लस वाई लिख देना, ठीक है। क्लियर? देखना, आप मेरे संग लिखना, माना उस संख्या का इकाई अंक x है, ठीक है, और दहाई अंक और उस संख्या का दहाई अंक y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ऐसे लिखना, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 है। अगली चीज ये चीज लिखना, वह वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक जो संख्या होगी वो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होगी, वो वास्तविक संख्या होगी 10x प्लस वाई होगी। जो भी संख्या होगी वो इसी फॉर्मेट में होगी, इसी रूप में होगी। पलटी हुई संख्या कहा है ना क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन पढ़िए, वहां पे लिखा है पलटने के बाद, तो पलटी हुई संख्या वो हमारे पास हो जाएगी 10। ये y की जगह x हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा। अब इसके बाद देखो दूसरे प्रश्नानुसार, यहां पे लिख देना दूसरे प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया है, ध्यान से समझना, मैं दोनों संख्या को लिख देता हूं। जो पहली संख्या है, जो वास्तविक संख्या का 9 गुना पलटी हुई संख्या के 2 गुने के बराबर है। वास्तविक संख्या का 9 गुना पलटी हुई संख्या के 2 गुने के बराबर है। मैं इसको इक्वेशन के रूप में लिख दिया हूं, ठीक है। वास्तविक संख्या के 9 गुना पलटी हुई संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो 9 दहा में कितना होता है, 90x प्लस 9 का गुणा y में करोगे तो 9y, 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20y, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। मेरे भाई मेरे दोस्त, 90x को इस सारे मान को इधर आप लेके आ जाओ, तो 90x, ये 2x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x, प्लस हमारे पास 9y है, इस 20y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 20y होगा, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे होगा 88x, x में x का घटेगा, y में y का घटेगा, और यहाँ पे घटेगा मेरे पास 20 में से 19 घटा दोगे तो माइनस वाला चिन्ह, माइनस वाला संख्या ज्यादा, इसलिए माइनस 11y बराबर 0। 11 बटे 88, सब में 11 का मैं भाग दिया हूं। ऐसा नहीं है कि अब मैं इसी तरह भाग दे देता हूं, यहां भी 11 का भाग दिया हूं, यहां भी 11 का, यहां भी भाग दिया हूं, यहां पे तो 0 पहले से ही है, तो यहां पे होगा 11 बटे 88, मतलब 8x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। ये मेरे पास हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मेरे पास जो सवाल है वो एकदम आसान हो गई। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। ध्यान से देखना, मैं दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देता हूं। यहां पे हो जाएगा x यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, यहां पे हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। y से y कट गया, 8 कितना हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 9, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, यानी इकाई का अंक हमको कितना प्राप्त हो गया, 1 हो गया। ये वाला x का मान हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। और इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, लिख देंगे x का मान, समीकरण नंबर, x का मान हम कहां रखे हैं, x का मान हम इसी में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं 1 प्लस वाई, x की जगह हमने 1 रखा है, 1 प्लस वाई बराबर हमारे पास 9 हो गया। तो y बराबर 9 में से 1 घटा दोगे तो y का मान टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। और वो संख्या क्या होगी, तो वह जो संख्या होगी वह संख्या x और y के रूप में होगी कि नहीं होगी। तो जो x का मान आया वो कितना आया है, 1 आया है, और जो नंबर होगा वो हमारे पास कितना आया, वो x का मान 1 होगा,
और y का मान कितना होगा, 8 होगा। x का मान 1 होगा और y का मान कितना होगा, 8 होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह संख्या मेरे पास कितना होगी, 18 होगी। आप 18 को देखो, एक ऐसी संख्या है, ठीक है, इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कहा गया क्वेश्चन कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना मतलब 18 नवा, ठीक है, 18 नवा 162, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, इसके पलटने के बाद पलट देंगे तो 81 हो जाएगा। इसके 2 गुने के बराबर होगा तो 81 गुना के कितना होता है, 162। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या को पलटने के 2 गुने के बराबर होगा। तो दोनों स्थिति में मेरा मान समान आया कि नहीं आया? दोनों स्थिति में मेरा मान समान है कि नहीं आ गया? तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स बताया हूं, ये मेन कंसेप्ट है, ये आपका लिखने का कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो जो संख्या सिर्फ 18 होगी तो यहाँ पे लिख देना अतः हुआ, अतः एक प्यारा सा चीज लेना, अतः हुआ अभीष्ट संख्या, अतः वह अभीष्ट संख्या 18 है। क्या है? 18, ठीक है। ये मैं टेस्ट किया हूं, मतलब अपने आप को आपको प्रूफ करके बताया हूं कि मतलब ये है, हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, ठीक है। क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान देना। 3 की हमारी ये चौथी सवाल है, ठीक है। देखो इसमें एक मीना नाम की लड़की होती है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 निकालने के लिए वो बैंक के पास जाती है। मैं आपको क्वेश्चन ही पूरा पढ़ देता हूं कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक के पास जाती है, ठीक है। उसने खचाजी यानी कैशियर से कहा कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हमको दीजिएगा। तो खचाजी उसको 25 नोट देता है। अब उस 25 नोट में कितने 50 के नोट है, कितने 100 के नोट है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, आप इसको ध्यान से समझना। ये मान लो मीना हो गए, ठीक है। मीना जाती है बैंक में, ऐसे बना देना बैंक, ठीक है। ऐसे क्या बना देना, बैंक। बैंक वाला जो है खचाजी है वो मीना को 25 नोट देता है। अब वो 25 नोट जानते हैं, मीना कहती है कि मुझे आप जो नोट दीजिएगा वो 50 रुपए का नोट होना चाहिए, वो 100 रुपए का नोट होना चाहिए। तो 50 रुपए नोट को हम लोग x मान लेंगे, 100 रुपए के नोट को हम लोग y मान लेंगे। तो खचाजी टोटल 25 नोट देता है। तो x प्लस y का मान कितना है, टोटल 25 नोट है। अब 50 रुपए के नोट हमको पता नहीं है, 100 रुपए के नोट हमको पता नहीं है, लेकिन टोटल जो रुपया है हमको पता है। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट मतलब 50 रुपए के x नोट मिले हैं। हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के x नोट मिले हैं, 100 रुपए के y नोट मिले हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना रुपए है, 2000 रुपए है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, बस यही हमारा सवाल बन गया। छोटा सा कंसेप्ट है, सवाल बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे आप लिखना हल, ठीक है। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या x रुपया, ठीक है। ऐसे लिखना 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या y रुपया है। तो हमको प्रथम प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्न के अनुसार हमको कहा गया है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि कुल नोटों की संख्या 25 नोट है। वो खचाची जो कैशियर था उसने 25 नोट दिया है। तो x प्लस वाई मतलब टोटल 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 25 रुपए। मीना को टोटल 2000 रुपए मिले हैं। तो आप यहाँ पे लिखना द्वितीय प्रश्न अनुसार मीना को 2000 रुपए निकले हैं। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के x नोट है, 100 रुपए के y नोट है, टोटल कितना मिला बेचारी को 2000 रुपए मिला। काट देते हैं, सब में 50 का भागा देते हैं, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, 50 चौके 50 चौके 200, एक जीरो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हम किस विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इस समीकरण को आप दोबारा लिख लेना, ठीक है। मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। देखो ये प्लस है तो लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, एक y में से 2 y को घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, बराबर 25 में से 40 को घटाएंगे तो -15 हो जाएगा।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इस y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस y की जगह हम कितना रखेंगे 15 रखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 25, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 50 रुपए के 10 नोट होंगे और 100 रुपए के 15 नोट होंगे। 50 रुपए के 10 नोट होंगे और 100 रुपए के 15 नोट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः खजाजी खजाची, ठीक है, अच्छा खजाजी ने ऐसे लिख देना 50 रुपए के कितने नोट 10 नोट, 50 रुपए के 10 नोट व 100 रुपए के 15 नोट दिया। आप गेस कर सकते हो कैसे, 50 रुपए के 10 नोट, 50 दाम में कितना होगा 500 रुपए। 50 रुपए के नोट यदि आपके पास 10 है तो मतलब आपके पास कितने रुपए हैं 500 रुपए हैं। 100 रुपए के 15 नोट आपके पास है तो इसका मतलब कितना रुपए हो गया 1500 रुपए हो गए। टोटल जोड़ देंगे तो 1500 500 कितना हो गया 2000 रुपए। यही कैशियर दिया था हमारे इस लड़की को। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3 का। ठीक है, चौथा सवाल है, 3.3 का चौथा सवाल है। आपको मैं यहाँ पे बेसिक बताया हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे ये सॉल्व करा दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये प्रश्नावली 3.3 की सबसे लास्ट सवाल है। इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, वो उदाहरण भाई साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके जैसे ही पेज पलटोगे पीछे आपको पास वो उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो उदाहरण भी बताऊंगा। पहले इस सवाल को ध्यान से देखना। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया होता है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3 दिनों का नियत किराया होता है। पुस्तकालय में 3 दिन तक जो किराया दिया जाता है वो नियत रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ेंगे। कहा गया है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता नाम की एक लड़की होती है और 7 दिन तक एक पुस्तक रखती है, उसे 27 रुपए अदा करने होते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 5 दिनों सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। सुसी नाम की एक लड़की थी और उसने 5 दिन तक एक पुस्तक रखी और उसे 21 रुपए अदा करने पड़े। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस मेरी बातों को ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये मैं 7 बॉक्स बना देता हूं, 3 4 5 6 7। आपको मान समझ में आ जाएगा। ये जो 3 मान आपको दिख रहा है ना, ये जो 3 मान आपको दिख रहा है ना, ये 3 दिन का, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन। 3 दिन का जो किराया है वो नियत है। नियत है मतलब जितना 3 दिन का आप लोगे तो जितना 1 दिन का किराया लगेगा उतना ही दूसरे दिन का लगेगा, उतना ही तीसरे दिन का लगेगा। एक लड़की है जो 5 दिन तक लेती है, उसका नाम है सूसी। ठीक है, सूसी, और इसे 21 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, और एक और लड़की है, ठीक है, एक और लड़की है, इस 5 का मान कितना है 21। एक और लड़की है जो 7 दिन का किराया, जो 7 दिन का किराया, उसका नाम है सरिता। ठीक है, ऐसा लिख देना सरिता। तो जो सरिता है ना वो 27 रुपए अदा करती है। देखो 3 दिन का नियत किराया है, 5 दिन का 21 रुपए, 7 दिन का 27 रुपए। ठीक है, ध्यान देना। आप यहाँ पे देखो कि 5 से 27 कितना बढ़ा, 2 दिन बढ़ा। 21 से 27 कितना बढ़ा, 6 रुपए बढ़ा। तो 2 का मान कितना दिया है 6 दिया है, यानी जो नियत किराया होगा वो 6 होगा, और जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 2 3 6, यानी वो मान कितना आएगा 3 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को हमें क्या करना है यहाँ पे हल करना है। तो आप यहाँ पे ज्यादा ध्यान न दें, डायरेक्ट हम यहीं पे आपको हल करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। आप इन सब के बारे में कोई भी ध्यान मत देना, मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से बताया हूं। ठीक है, आपको बस ये जानना है कि 3 दिन का नियत किराया है। सुशी नाम की एक लड़की थी जो 5 दिन का 21 रुपए पे करती है,
और सरिता नाम के लड़की थी जो 7 दिन का 27 रुपये अदा करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत किराया माना नियत किराया x रुपए, ठीक है, और जो अतिरिक्त किराया ले रही है, अतिरिक्त किराया मतलब टैक्स, अलग अलग दिन का टैक्स, अतिरिक्त किराया y रुपए, ठीक है। तो प्रश्नानुसार x प्लस y, एक मिनट ध्यान से, प्रश्नानुसार x प्लस जो y है ना, ये जो y है ना, ये 5 दिन का है, 5 दिन अतिरिक्त है ना, तो 5 दिन का कितना 21 रुपए, तो x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 21, और जो 7 दिन का है x प्लस 7y बराबर कितना है 27 है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हमारा समीकरण बन गया। अब दो समान चिन्ह से लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, ये कट जाएगा, -7 में से +5 घटेगा तो -2y बचेगा। आपको ये घटाना आना चाहिए, ठीक है। देखो एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का चिन्ह है तो घट जाते हैं, और हमेशा वही चिन्ह लिखते हैं जो बड़ा हो। तो 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, ठीक है। 27 में से 21 घटाओगे तो -6, तो y का मान ये देखो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 तिया कितना होता है 6, y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, ध्यान से देखना, x प्लस 5 गुणे 3 बराबर 21, 5 तिया 15, और 15 को ले जाके 21 में से घटा दोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा, आप लिख देना एक प्यारा सा, अतः उस पुस्तकालय का नियत किराया, अतः आप मेरे संग लिखना, उस पुस्तकालय का नियत किराया 6 रुपये है, और अतिरिक्त किराया मेरे पास कितना है 3 रुपये है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 की सारी सवाल यहां तक बता दी है। आप अपने एक पेज को ओपन करिएगा पीछे की तरफ, या 1-2 पेज को और ओपन करिएगा, आपको एक सवाल दिखेगा, वो मैं सवाल आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से समझना, ठीक है। वो मैं सवाल आपको बताता हूं, वो सवाल है कि ध्यान से समझना, एग्जाम वाला आपसे ये नहीं सोचता है कि आप कितने सवाल को पढ़ के आए हो, एग्जाम वाला आपसे ये सोचता है कि मैं दूंगा तो एनसीईआरटी के सवाल दूंगा एग्जाम में, तो वो आपको उदाहरण के भी सवाल पूछ सकता है, वो आपको प्रश्नावली के भी सवाल पूछ सकता है, और मेरा मानना यह है कि मैं वो सारे सवालों को बताऊं, मैं यहाँ पे वो सारे सवाल को बताऊं जो एग्जाम में फंस जाए, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, बस मेरा ये सोच है, ठीक है, यही बस है, और आएगा ही, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। तो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो प्रत्येक व्यक्ति महीने के 2000 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे हम लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचा लेता है, ठीक है। देखो इनकम क्या होती है, इनकम मतलब होती है आय, इनकम का मतलब होता है आय। हम मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, ठीक है, और एक व्यक्ति ये बी है, ठीक है, ये एक 9 रुपये कमाता है, एक 7 रुपये कमाता है, ठीक है, एक 9 रुपये कमाता है, एक 7 रुपये कमाता है, और ये खर्च कर देते हैं, ठीक है, ये खर्च कर देते हैं, ये अनुपात में खर्च करते हैं, एक अनुपात में खर्च करता है 4:3 में, और ये जो बचाते हैं पैसे ना, यहाँ पे देखो बचत है, खर्च को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर, ऐसे मैं लिख देता हूं एक्सपेंडिचर, ठीक है, और बचत को हम लोग कहते हैं सेविंग। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है ना वो 2-2 हजार रुपये बचा लेते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप मान लो कि 100 रुपये कमा लिए, ठीक है, आप मान लो 100 रुपये क्यों कमाओगे भाई, आप मान लो 1 लाख रुपए कमा लिए, और उस 1 लाख रुपए में से ये आपका इनकम है, ठीक है,
इस 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा भैया? 50,000 रुपए बचा। देखो इनकम और ये खर्च है, तो इनकम में से खर्च को हटा दोगे, निकाल दोगे, तो आपका जो पैसा बचेगा वो आपका बचत होगा। तो क्वेश्चन हमसे यही कहा है कि दो व्यक्ति 9 संबंधी 7 के अनुपात में कमाते हैं, खर्च 4 संबंधी 3 के अनुपात में करते हैं, उनका बचत कितना है? 2,000 रुपए। तो मैं आपको इसको क्रॉस मल्टीपल से आपको सर्च करके दिखाऊंगा। 9 तिली कितना होता है? 27, 4 सतह कितना होता है? 28, 7 चौक कितना होता है? 28, और 9 तिली कितना होता है? 27। 28 में से 27 घटाओगे तो मान कितना आएगा? 1 आएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई है? ऐसे करनी है, ठीक है। अब इसका भी ऐसे कर देना है। 4 दूना के कितना होता है? 8,000, और 3 दूना के कितना होता है? 6,000, ठीक है। 8,000 में से 6,000 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2,000 रुपये बचेगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति, एक का मान कितना है? 2,000 रुपये। जो एक का मान है वो कितना है? 2,000 रुपये। तो 7 का मान, अरे एक आदमी 2,000 रुपये कमाता है, तो 7 आदमी कितना कमाएगा? 7 दूना के 14,000, 14,000, और ये 9 दूना के कितना हो जाएगा? एक आदमी 2,000 कमाता है, तो 9 आदमी 9 दूना के 18,000 रुपये कमाएगा। यानी एक व्यक्ति की आय 14,000, दूसरे व्यक्ति की आय 18,000। तो आपको में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो चीज, ठीक है। क्लियर आपको? इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे और आप मेरे संग लिखना, ठीक है। आप मेरे संग लिखना प्यारा सा नोट्स बना के। माना दोनों व्यक्तियों की आय, माना दोनों व्यक्तियों की जो आय है, ठीक है, आय वो हम 9x और 7x मान लेते हैं। 9x व 7x है, ठीक है, क्योंकि हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो विलोपन विधि से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का जो अनुपात है, उनके जो खर्चों का अनुपात है वो हम 4y और 3y मान लेते हैं, ठीक है। 4y व 3y मान लेते हैं, वह 3y है। आप ये गलती कभी मत करना कि 9 में से 4 घटा दूंगा, 9 में से 4 घटा दूंगा तो 3 मुझे मिल जाएगा, 9 में से 4 घटा दूंगा तो 3 मिल जाएगा। ये किसी और रेशियो में कमा रहे हैं, किसी और रेशियो में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना। अब मेरी बातें ध्यान समझना। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों की बचत कितनी है? 2,000 रुपए है। तो बचत कितनी है? कमा रहा है 9 रुपए, उड़ा रहा है 4 रुपए, तो बचा कितना? 2,000 रुपए। तो 9 में से 4 को घटाएंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे 9x माइनस 4y बराबर 2,000। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और ये हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y, ये भी कितना बचा रहा है? 2,000 रुपये, ठीक है। ये पहला बचा रहा है, ये दूसरा बचा रहा है। कोई सा भी समीकरण बराबर है? नहीं बराबर है। कोई सा भी समीकरण बराबर है? नहीं बराबर है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले मान का हम नीचे गुणा कर देते हैं और नीचे वाले मान का हम ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देना। 7 9 63x, 7 चौक 28y और 7 दूना के 14,000, 9 7 63x, 9 तिली 27y और 9 दूना के 18,000। ऐसे आप इक्वेशन बना लेना, ठीक है। क्लियर आपको? यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। 28 में से 27 घटेगा, माइनस का 1y बचेगा और बराबर यहाँ का माइनस का 4,000 बचेगा। तो यानी y कितना रुपए कमा रहा है? y का मान सिर्फ कितना है? 4,000 रुपये। सिर्फ y का मान कितना है? 4,000 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस y का मान हम समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। इस y का मान हम समीकरण में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे में लिख देता हूं, y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर अगर यहाँ पे मैं x को, यहाँ पे मैं y के मान को संतुलित कर देता ना, तो डायरेक्ट मुझे x का मान लिख के यहाँ पे डायरेक्ट हल कर देता। बट कोई ना, डायरेक्ट हम y का भी मान से x का मान निकाल सकते हैं। y का मान कितना रखना है? 4,000। 9x माइनस, देखो 4 चौके 16,000 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16,000 हो गया, तो माइनस 16,000
बराबर इधर कितना है 2000। तो 9x बराबर 16 दो कितना हो जाएगा 18,000। 9 दूना के कितना होता है 18,000। तो x का मान कितना हो जाएगा 2000। हमसे पूछा है क्वेश्चन कि इन दोनों की आय कितनी है। तो एक बेचारे पहले व्यक्ति की आय कितनी है, पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x है। तो 9x का मान कितना है भैया हमारे पास 2000 है। तो 9 दुना के कितना हो गया 18,000। क्या मेरे पास आया है 18,000। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, आय की बात पूछेगा तो x का गुणा करेंगे, खर्च पूछेगा तो ये y का गुणा यहां पे कर देंगे, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7 गुणे 2000। तो 7 दुना के कितना हो जाएगा 14,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा 14,000 रुपए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः उनकी आय 18,000 व 14,000 है। आपको ये कैसी क्लास लगी मुझे जरूर बताना, ठीक है। मुझे आप ये जरूर बताना। मैं अपना पूरा प्रयास किया हूं कि हर एक क्वेश्चंस को आराम से बताऊं, अच्छे से बताऊं, और वो सारे नोट्स आपके बनवाऊं, वो सारे आपके नोट्स बनवाऊं जो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो आपको नोट्स आपको बनाने हैं, ये सवालें आपको हर समय याद रहेंगी, ये सवालें आपको हर समय याद रहेंगी। बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली एक एक क्लास देखनी है, ठीक है। इंतजार रहेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।